दोस्तों नमस्कार। टॉपर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखेंगे हिंदी के टॉप 20 MCQ, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, जिस भी कंपटीशन परीक्षा में, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे BPSC TRE4 एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC GD, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 20 विकल्पीय प्रश्न आज लेकर आया हूँ। देखेंगे उनमें से पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वागतम में संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। तो दोस्तों बताएंगे इस स्वागतम में कौन सी संधि है। यहाँ पे विच्छेद नहीं होगा, संधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संधि। अगर देखा जाए, अगर स्वागतम को कैसे तोड़ेंगे तो सु प्लस आगतम, किसमें टूटेगा? सु प्लस आगतम। क्योंकि यहाँ पर आधा अक्षर कटा है, इसलिए जब आधा अक्षर कटा होता है तो ट्रिक याद रखिएगा, वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण संधि। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। इसी के साथ और भी संधि की चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे गुण संधि जहाँ पर भी आ जाए, वहाँ पर एक मात्रा को ध्यान रखिएगा, ए और ओ को। ये गुण संधि की ट्रिक होती है। अगर जहाँ पर वृद्धि संधि की बात आ जाए, वहाँ पर दो मात्राओं का ध्यान रखिएगा, औ और आए। ठीक है, दो मात्राओं का ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है वहाँ पर बद्ध संधि हो जाएगी। यण संधि वाला ऑप्शन स्वागतम के साथ ले जाएंगे आप लोग, क्योंकि आधा अक्षर कटा होता है। दीर्घ संधि जानते हैं, जब ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिलता है तो वहाँ पर दीर्घ का निर्माण होता है। जैसे छोटा प्लस छोटा आपस में जब जुड़ेगा तो बड़े आ का निर्माण करेगा। जब कोई भी स्वर दीर्घ रूप अपना ले लेता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। उस ऑप्शन में हम जो है दीर्घ संधि को लगा देंगे, इसलिए स्वागतम में यण संधि हो जाएगी। कौन सी? ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह मैं जो भी कंटेंट तैयार करता हूँ आपके सामने पेश करता हूँ, मेहनत से, ईमानदारी से। सब चुनिंदा क्वेश्चन हैं, ये परीक्षा में पूछे जाने और ये पूछे गए सवाल हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक जरूर करें। अगला है भानुदय में संधि विच्छेद है। पहला है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। तो दोस्तों बताइए भानु उदय का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो याद रखिएगा, भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? मतलब छोटा ऊ, दो छोटा ऊ मिलके क्या बना दिया है? यहाँ पे बड़ा ऊ बना दिया है। क्या बना दिया है? बड़ा ऊ। इसलिए जब कोई दो ह्रस्व मिलकर दीर्घ का निर्माण कर दें, वहाँ पर याद रखिएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो भानोदय का में जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, गुण संधि में एक मात्रा होती है, अय वो होती है। वृद्धि में दो मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं। यण संधि में आधा अक्षर कटा होता है और दीर्घ संधि में ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर जब दीर्घ का निर्माण होता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उल्लेख में संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है उल प्लस रेख, दूसरा है उत प्लस रेख,
तीसरा है उ प्लस आलेख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उल्लेख का जब संधि विच्छेद करने को आएगा तो हो जाएगा उत धन लेख। क्या हो जाएगा? उत धन लेख। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है उत धन लेख, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। उल्लेख नहीं होगा, उ प्लस आलेख नहीं होगा, इनमें से तो कोई कतई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछी जाए कौन सी संधि है तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है नीरस का विलोम शब्द है। पहला है रसीला, दूसरा है सरस, तीसरा है विरस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नीरस का जो विलोम होता है वो सरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए हिंदी के मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ, उनमें हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है जिससे आपका हर टॉपिक से जो है रिवीजन हो जाए। नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कामनी, दूसरा है सुभगा, तीसरा है सधवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं? सधवा। और जिस स्त्री का पति नहीं होता है उसे कहते हैं विधवा। याद रखिएगा, विधवा सधवा। जिस स्त्री का पति होगा उसको कहेंगे सधवा, जिस स्त्री का पति नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? विधवा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो। वाक्यांश के एक शब्द की बात कही गई इसमें। पहला है निर्धन, दूसरा है अकिंचन, दूसरा है त्यागी और चौथा है सन्यासी। दोस्तों जो सन्यासी शब्द है ये बार बार संशोधन में आता है। तो सन्यासी शब्द में सा पे बूंदी होती, आधा ना या ऐसे सन्यासी लिखा जाता है। यह शब्द संशोधन में पूछा जाता है, सन्यासी का शुद्ध रूप है। इस सन्यासी जो है ऐसे लिखा जाता है। याद करिएगा सन्यासी सही लिखा है, त्यागी भी सही लिखा है। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। निर्धन वो होता जिसके पास धन ना हो। क्या ना हो? धन ना हो। सन्यासी वो होता जो घर दरबार अपना छोड़ देता है और इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर सन्यास धारण कर लेता है, अपने घर को त्याग देता है, उसे कहते हैं सन्यासी कहते हैं। और त्यागी जो किसी चीज़ का त्याग कर दे उसे कहते हैं त्यागी। ठीक है, ऑप्शन आपको सही समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो अकिंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है ची, दूसरा है चिर, तीसरा है यु, चौथा आयु। तो याद रखिएगा चिरायु शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिर ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा चिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है बहाव, दूसरा है हाव, तीसरा है आव, चौथा है आवा। तो दोस्तों कैसे बनेगा? बह धन आव। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये शब्द ऐसे टूटेगा, बह धन आव। तो इसलिए उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा बह। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे जाए यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा तो आव के साथ चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? आव के साथ। आव क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए उपसर्ग पूछा गया है चूंकि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, या ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? पहला है तालव्य, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म, चौथा है ओष्ठ। दोस्तों हिंदी में स्थान कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ पर इनका स्थान है
जो उसमें कहा गया है यारा लावा जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो याद रखिएगा अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। कौन से हैं? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन, या, रा, रा और वाह। अगर पूछा जाए ऊष्म वर्ग के व्यंजन कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म वर्ग के व्यंजन आते हैं। तो इसे अंतस्थ ऊष्म आपको दोनों तैयार हो गए होंगे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन नहीं है, कौन ऊष्म व्यंजन है, कौन नहीं है। तो इसे चारों याद कर लीजिएगा, अब कोई ना कोई आपकी परीक्षा में टकरा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन और चौथा है अल्पप्राण। तो दोस्तों जब अयोग्यवाह की बात कहेगा तो जितने भी विसर्ग में आते हैं वो सब अयोग्यवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोग्यवाह। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, अल्पप्राण कौन से होते हैं। तो अल्पप्राण में याद रखिएगा जितने भी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, ये इस वर्ग का जो वर्ण होता है वो होता है अल्पप्राण। क्या होता है? अल्पप्राण। याद रखिएगा अल्पप्राण। बीच में कौन छूटा? 2 और 4। जो संख्या दो नंबर पर और 4 नंबर पर आएगा वर्ण अक्षर, उसे कहेंगे महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। ये ट्रिक याद रखिएगा, 1, 3, 5 को अल्पप्राण कहेंगे और 2, 4 को क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। इसलिए चूंकि आ क्या है? स्वर है, इसलिए नहीं होगा। चूंकि अल्पप्राण महाप्राण सब व्यंजन होते हैं, स्वरों में हमको नहीं जाना है। देखिए का जो अक्षर होता है पहले पे आता है और गाव तीसरे पे आता है। और ट्रिक हमने क्या बताई है? 1, 3, 5 अल्पप्राण। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, काव और गाव। क्या हो जाएगा? काव और गाव। ता और धा, ता आता है दूसरे पे और धाव कितने पे आता है? ताव, थाव, दाव, धाव 4 पे आता है। इसलिए ये जो दूसरा वाला हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि दूसरे चौथे पे है। और फिर है फाव बा, मतलब ये भी जो है 2 और 4 पे लगेगा, इसलिए ये भी जो है महाप्राण में चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? का और गा, मतलब 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3 ये अल्पप्राण में जाते हैं, याद रखिएगा। और बाकी 2 और 4 जो होते हैं ये महाप्राण में जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों बताइएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला है गुरुमुखी लिपि, दूसरा है देवनागरी लिपि, चौथा है सौराष्ट्रीय लिपि। चौथा क्या हो जाएगा? सौराष्ट्रीय लिपि और फिर तीसरा सौराष्ट्रीय, चौथा ब्राह्मणी लिपि। तो दोस्तों बताइएगा हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। कौन सी? देवनागरी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताइएगा बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, जातिवाचक भी नहीं हो सकता। बुढ़ापा आ गया है, उसका भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है दोस्तों? जब स्पेशल किसी नाम का बोध होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा है, पटना है, दिल्ली है, कोलकाता है, जितने भी टाउन जितने भी नाम की जहाँ पर बोध होता है और वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे जानते हैं स्पेशल किसी जात का, जैसे नदी एक जात है, लड़का एक जात है। क्या है? जात। ठीक है, पर्वत, गाय। ठीक है, एक का ना बोध हो कि उसके पूरे समूह का बोध हो,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। देखिए नदी कौन सी नदी है पता नहीं, इसलिए व्यक्ति पर नहीं जाएंगे। अगर यहीं पर गंगा देता, यमुना देता, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जा सकते थे। नाम ना देकर पर्टिकुलर नदी का नाम दे दिया है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो कतई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 पे हम जाएंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा नदी बहुत सारी होती हैं, इसलिए हम किसके पास जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के पास चले जाएंगे। भाव, इसमें भाव कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन हम काट देंगे, और उनमें से कोई नहीं, चौथा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया, तो आप आधा युद्ध ऐसे ही जीत जाएंगे। इस ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप अगर 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो आप एलिमिनेट करना आता है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। दोस्तों श्रृंगार अगर पूछा जाए कैसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार जो है शुद्ध शब्द इसका ये होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है श्रृंगार का शुद्ध रूप है, तो श्रृंगार का शुद्ध रूप यही हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये श्रृंगार जो शब्द है गलत लिखा है, इसलिए श्रृंगार जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है। और पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव का है, उत्साह नहीं है, शोक नहीं है, रति हो जाए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, हास नहीं है। उत्साह किसका होता है, बी वश का होता है उत्साह। क्या होता है, बी वश का क्या होता है, उत्साह। शोक किसका होता है बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। शोक किसका होता है, हाथ किसका होता है, हास का होता है, हास। कमेंट में बताइएगा शोक जो होता है किस रस का स्थायी भाव होता है, ये हमको कमेंट में बताइएगा। आप लोग सही जवाब दीजिएगा। शोक शब्द का, शोक जो होता है किस रस का स्थायी भाव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। पहला है श्रृंगार, दूसरा है वीर, चौथा है रौद्र और विभुत्स। अच्छा बताइएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, अभी पढ़ा आपने पढ़ा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है, रति। वीर क्या क्या होता है, वीरता जहाँ होगी वहाँ उत्साह हो जाएगा। क्या हो गया, उत्साह हो जाएगा, इसलिए वीर का किसके साथ चले जाएंगे, उत्साह। क्या रौद्र का किसका होता है, रौद्र का होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्रोध जो होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। विभुत्स का क्या हो जाएगा, जुगुत्सा, याद रखिएगा, जुगुत्सा। क्या हो जाएगा, जुगुत्सा, याद रखिएगा। इसलिए आप ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जो क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तितली किसकी रचना है। रचनाएं भी पूछी जाती हैं कंपटीशन हिंदी, जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों बताइएगा तितली जो होती है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों बताइएगा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों जो टॉप क्वेश्चन हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे आने वाले समय में, इसलिए क्वेश्चन को दबा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में जो है पर कौन सा कारक है, मतलब जो पर आया है कारक
उसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो वृक्ष जो है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। पहला है कर्म कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है अपादान। क्या हो जाएगा? अपादान। और चौथा अधिकरण। तो याद करिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पर से, मतलब कहा गया है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इसलिए कारक चिन्ह अधिकरण का क्या होता है? में और पर। याद करिएगा, कारक चिन्ह में और पर, जहाँ पर इन ये दो शब्द आ जाएं वहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। और अपादान कहाँ होता है? याद करिएगा, अपादान अगर कहा जाए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते मतलब पत्ता अलग हो गया है। जब कोई चीज़ कहीं से अलग हो जाए, हट जाए, तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? अपादान। समझ में आ गया होगा। इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कारक चिन्ह है से। तो याद करिएगा, जब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति जब कहीं से अलग हो जाता है तो अलगाव की स्थिति में सदैव याद रखिएगा अपादान कारक होता है। क्या होता है? अलगाव की स्थिति में सदैव अपादान कारक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। वह घर से बाहर गया मतलब वो घर से निकल गया है, पूर्ण रूप से निकल गया है, वो अलगाव की स्थिति आ गई है यहाँ पे। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। इसका कारक चिन्ह याद रखिएगा से, जहाँ पे अलगाव की स्थिति। कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्म। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए। क्या होता है? के लिए। अधिकरण का होता है में पर, में पर से। याद करिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पर से। ठीक है, संबंध काकी के। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस सवालों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, ये टॉपिक आज का हिंदी विषय कैसा रहा कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको सवाल कैसे लगे? ऐसे सवालों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये परीक्षा में पूछे ना जो टॉप क्वेश्चन थे, आज की श्रृंखला ही समाप्त होती है। इसी के साथ मैं वाणी को अपने विराम देता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।